यस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग कर रहे थे सी टेट प्रीवियस ईयर पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 मैं सुबह करवा रहा हूं और पेपर 1 में इवनिंग में करवाता हूं। आप सभी को जिन्हें भी देखना है मेरे चैनल में जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएगा। साथ ही साथ प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, मैं हर एक चीज का कंटेंट डालता जा रहा हूं पेपर 1 पेपर 2। तो फिलहाल अभी हम लोग पेपर 2 में सोशल स्टडी का कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने जो पेपर लेके आया हूं वो ऑलरेडी ला चुका हूं। 20 क्वेश्चन फरवरी 2016 का है और जो बुकलेट नंबर मेरे पास है ये बुकलेट नंबर M है। जिनके भी पास होगा वो मैच कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा, ठीक है। तो आगे का 20 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा। एक मिनट मुझे साइलेंट कर लेने दीजिए, कुछ बज रहा है यहाँ पर, है ना। मेरे फोन ना बजे जा रहे हैं। हाँ, तो अभी मैं करूंगा फरवरी 2016 सोशल स्टडी का सीटेड प्रीवियस ईयर का। तो बुकलेट नंबर M है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं कुश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आप ही के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है IQ अडैन इजी लर्निंग। याद रखिएगा, इंस्टाग्राम का हो या फिर टेलीग्राम और व्हाट्सएप का हो, सभी का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं। वहां जाकर आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सभी का लिंक दे देता हूं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी कॉल मुझे आ जाता है, सर ग्रुप में है तो मुझे ऐड कर दीजिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं देता हूँ, आप लोग जाकर वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का सेशन में स्टार्ट करता हूँ। क्या है, हमने 20 क्वेश्चन कर रखा था। फरवरी 2016 का ये बुकलेट है। जल्दी से आ जाओ, कौन सा है ये? आई थिंक ये हमारा ही है क्या? यस, हमारा यहाँ से खोजना पड़ता है ना हमें। और सामने बुकलेट मैं नहीं रखूंगा तो पता कहाँ से इंट्रोडक्शन कैसे दिलवाऊंगा मैं, ठीक है। आई थिंक हमने कहाँ तक करा था? 50 तक हमने करा था। सॉरी सॉरी, हमने 50 तक करा था, है ना। 51 से हमें करना है। ये हमारा 51 क्वेश्चन नंबर आज का, ठीक है। तो पहला एक क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से देखेंगे हम लोग और मैं स्पीड बढ़ूंगा अब, ठीक है। पिकअप पकड़ूंगा, ठीक है। चलिए तो आज का सेशन मैं स्टार्ट करता हूं आप लोगों के लिए। फरवरी 2016 सीटेड प्रीवियस ईयर सोशल स्टडी, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन यहां पर कह रहा है। अच्छा, एक और बात मैं बताया, तो अब कोशिश मैं करूंगा ऑडियो फाइल भी आप लोगों को देने के लिए। मैं ऑडियो फाइल भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा हर लेक्चर का। और PDF तो मैं दे ही देता हूँ, इकट्ठे दे देता हूँ मैं PDF। तो आपके पास यदि वीडियो का दिक्कत हो या फिर नेट का दिक्कत हो या फिर बैटरी का प्रॉब्लम हो कि मोबाइल चार्ज नहीं है, तो आप PDF ऑन कर लो, ऑडियो लगा के आप सुन सकते हो, PDF से देखते चले जाओगे। क्लियर है? चलिए आज अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, दिल्ली की आरंभिक सल्तनत के समय में बंगदा बंदगा के बारे में निम्नलिखित दो कथनों A और B के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य में बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। दूसरा कह रहा है, बंदगा पूरी तरह से अपने मालिकों पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान उस पर विश्वास नहीं कर सकते थे और ना उन पर निर्भर हो सकते थे। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। वीडियो पॉज करिएगा, आंसर देने का कोशिश करिएगा, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला आंसर सही जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही जा रहा है। बंदगा एक मजदूर होते थे, बंदगी होते थे जिसे वो खरीदा जाता था। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा? पहला सही या दूसरा गलत होगा। क्लियर है? ये राजाओं के अंदर रहा करके काम करते थे, गुलाम होते थे ये लोग। आगे मैं बढ़ूं, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? 52 यहाँ पर कहता है, इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर पार किया था? कौन सा ऐसा नाविक था जो पश्चिमी भारत का समुद्री रास्ता मतलब खोजने के लिए, याद रखिएगा खोजने के लिए एक्चुअली निकले थे, तो पश्चिमी की ओर बढ़ने के क्रम में अटलांटिक महासागर को पार कर गए थे। कौन थे वो? ऑप्शन में पहला जा रहा है यहाँ पर जुयान जैंग, दूसरा कह रहा है वास्को डिगामा, तीसरा कह रहा है क्रिस्टोफर कोलंबस और फोर्थ कह रहा है फजियान। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्रिस्टोफर कोलंबस ने ही वो समुद्र पश्चिम की ओर जाते हुए अटलांटिक महासागर पार कर दिया था। लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका खोज किया था, जबकि बाद में वास्को डिगामा ने भारत की खोज की रखी थी। क्लियर है? किया था होगा ना। चलिए
कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 53 क्या कहता है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया था। लिपि का प्रयोग किया था। पहला कह रहा है कुषाण, दूसरा कह रहा है चोल, तीसरा कह रहा है चेत और चौथा कह रहा है पांड्य। जल्दी बताइए क्या होगा। ये चारों ऑप्शन फंसाने वाले हैं, लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में, पता नहीं क्यों। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा चेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। आगे मैं बढ़ूं, सीधा सा सवाल था, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आगे सवाल कह रहा है 54 कहता है 1906 में हुए संग्राम संग्राम के विद्रोह का कारण क्या था। 1906 में जो संग्राम हुआ था उसका विद्रोह का कारण क्या था। एक बात मैं बता देता हूँ, एक ट्राइबल लोगों का एक प्रॉब्लम था, जो आदिवासी लोग थे, ये असम से संबंधित थे। यहाँ पर उनके जमीनों को हड़प लिया जाता था, वहाँ पर कानून बना दिया जाता था, है ना, असम में। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। और वीडियो को स्किप मत करिएगा, बीच बीच में कभी भी मैं कुछ भी समझा सकता हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ। पहला कह रहा है नील के बागान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में किसानों के विद्रोह किया था, किसानों ने विद्रोह किया था। दूसरा कह रहा है यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा निर्धारित व्यापार की असमान शर्तों के विरुद्ध बंगाल में मुस्लिम व्यापारियों का उठ खड़ा होना। तीसरा कह रहा है यहाँ पर गुजरात में पट्टीदार किसानों का अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ विद्रोह था। और फोर्थ कह रहा असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानून का विरोध था। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहले ही मैंने बना दिया था, सॉरी बता दिया था इसका आंसर 54। और लेक्चर खराब रिकॉर्ड हो रहा है, पता नहीं क्यों, क्या क्या बड़बड़ा रहा हूँ मैं, है ना, सुबह सुबह बड़बड़ा रहा हूँ मैं पागलों की तरह। चलो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, असम, असम के आदिवासी लोगों द्वारा जो औपनिवेशिक वन कानून बना दिए गए थे, क्या कहते हैं, एक तरीके से हड़प लिए थे, है ना, उनके जमीन को। और उनको बोल दिया गया था कि आप यहाँ से चले जाओ। यदि वो यहाँ से नहीं भी जाते तो उनको असंवैधानिक रूप से माना जाता था वहाँ के लोगों को, और वहाँ से उनको भगा दिया जाता था। अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा, जिसका विरोध किया गया था। क्योंकि साइमन कमीशन 1927 में आया था, तो उसका विरोध क्यों किया गया था। पहला ऑप्शन कह रहा है इनमें केवल अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया था। दूसरा कह रहा है इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था। तीसरा कह रहा है इस आयोग में अंग्रेजों की अपेक्षा भारतीय प्रतिनिधित्व की संख्या ना के बराबर थी। और फोर्थ कह रहा है इसमें कोई भी भारतीय महिला प्रतिनिधित्व नहीं थी। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। साइमन कमीशन 1927 में आया था, उसका विरोध क्यों किया गया था। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इस आयोग में कोई भी भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था। एक बात बताओ, कोई भी मीटिंग होगा, कोई भी चर्चा होगा, इसमें मान लीजिए एक ही पक्ष के लोग अक्सर बैठे रहेंगे, तो दूसरे पक्ष का कोई वैल्यू समझेगा, कोई उसके प्रॉब्लम को शेयर कर पाएगा, कोई उनके दिक्कत क्या है, उनको क्या चाहिए, उसके बारे में विचार करेगा, नहीं कर पाएगा ना। ना आप उसका फीलिंग को समझ पाओगे तो वो विचार ही क्या करेगा आगे जा करके, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है। 56 मैच द फॉलोइंग है, ध्यान से करेंगे हम लोग, ठीक है। एक तरफ संगठन या आंदोलन दिया हुआ, दूसरा उसके संबंधित विचारक हैं यहाँ पे, आंदोलनकर्ता, नेतृत्व करता या संगठन करता, जिन्होंने उस संगठन की स्थापना की थी। ठीक है, तो पहला यहाँ पर ब्रह्मो समाज कह रहा, दूसरा है युवा बंगाल कह रहा, तीसरा कह रहा रामकृष्ण मिशन है, और फोर्थ कह रहा अलीगढ़ आंदोलन कह रहा है। बगल में आपको दिया गया है 4 लोगों के नाम बताए गए हैं। अब जल्दी से बताइए किसका क्या होगा। और यहाँ पर ऑप्शन है, मैं पूरा पढ़ूंगा, बहुत लंबा वीडियो चल जाता है, एक ही क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन का टाइम ले लेगा। देखिए मैं शॉर्ट में बताया था, ब्रह्मो समाज यहाँ पर राजा राम मोहन राय जहाँ मिलेगा आपको, नहीं नहीं नहीं, राजा राम ब्रह्मो से केशव चंद्र सेन से यहाँ पर संबोधित किया गया। ठीक है, तो ब्रह्मो समाज यहाँ पर केशव चंद्र सेन जहाँ मिलेगा, लुइस विविनियन डिरोजियो होगा। रामकृष्ण मिशन यहाँ पर जाएगा स्वामी विवेकानंद, और अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खां। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आगे मैं बढ़ता हूँ, क्या है 57 क्या कहता है। वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोट्टी सीतारामल्लू निम्नलिखित राज्यों में से किसके बनाने के लिए सन 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे थे। मतलब गांधीवादी विचारधारा वाले एक गांधीवादी नेता थे, उनका नाम था पोट्टी श्री रामुलू। उन्होंने किस राज्य के निर्माण के लिए 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे थे। ठीक है,
तो पहला ऑप्शन है तेलंगाना, दूसरा कह रहा है तमिलनाडु, तीसरा कह रहा है केरल, चौथा कह रहा है आंध्र प्रदेश। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा सीधा सीधा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक भाषा के आधार पर इसका निर्माण करने के लिए उन्होंने 1952 में हड़ताल किए थे, भूख हड़ताल पर बैठे थे। क्लियर है। आगे चलते हैं। 58 क्या कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में। 58 कहता है वहादत ए दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती इनमें से कौन थे। तो इनको फॉलो करने वाले या इनको इस प्रिंसिपल को, इस पोस्टुलेट में बोल सकता हूँ इसे, इसको कौन फॉलो करते थे। वहाँ सभी धर्मों का बुनियादी एकता जो हम कहते हैं। ठीक है। तो पहला कह रहा है ऑप्शन में बाजी मोहम्मद, दूसरा कह रहा है मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरा कह रहा है मौलाना आज़ाद और चौथा कह रहा है सैयद अहमद खां। इसका आंसर क्या होगा 58। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। याद सा शेयर उनको उन लोगों तक जो करिए जिन्हें ये खास ज़रूरत होता है। ठीक है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मौलाना आज़ाद। इन्होंने ही इसको फॉलो किया था वहादत ए दीन, जो सभी धर्मों का बुनियादी एकता का एक इसका अर्थ होता है, या इसका फॉलो करते हैं, या इसके प्रिंसिपल है। क्लियर है। आगे बढ़ता हूँ। 59 क्या कह रहा है। 59 आज का सवाल है। यहाँ पर कह रहा है होगा आर्कटिक वृत्त है, भूमध्य रेखा है, मकर रेखा या कर्क रेखा है। मतलब भारत, मान लीजिए ये हमारा भारत है, अब इसके बीच से कौन सा रेखा पास होती है ये हमसे पूछा गया है। ठीक है। कौन होगा, आर्कटिक होगा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। सीधा सा सवाल है। 8 राज्यों से गुजरने वाली एक कर्क रेखा है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन राज्यों में है ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा ये प्रिंट आई थिंक, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा। पृथ्वी दिन किसे कहते हैं भाई, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक 24 घंटे में घूर्णन कर लेती है ना, उसे हम लोग पृथ्वी दिन कहते हैं। क्लियर है। देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है। वे दिन जिस पर पूरी पृथ्वी एक दिन और रात बराबर होते हैं। दूसरा कह रहा है पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है। और तीसरा कह रहा है देशांतरों के मध्य की दूरियां। फोर्थ कह रहा है पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। धुंधला मुझे भी दिख रहा है, कोई बात नहीं, तो मैं ऐसे पढ़ दिया हूं। तो इसका आंसर क्या होगा पृथ्वी दिन उसे कहते हैं जो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगा लेता है ना एक दिन का, उसे हम लोग पृथ्वी दिन कहते हैं। क्लियर है। आगे चलते हैं। यहाँ भी मैच द फॉलोइंग है, आराम से मैच करेंगे हम लोग। पहला कह रहा है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है, दूसरा कह रहा है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, तीसरा कह रहा है यहाँ पर कटीली झाड़ियाँ, और फोर्थ कह रहा है पर मैग्रोव वन। और दूसरी तरफ आपको बताया जा रहा है पौधों की प्रजातियां कौन होता है, सुंदरी, बबूल, महोगनी और साल। जल्दी से मिलाइए कौन किसका जाएगा, फिर हम लोग उसका ऑप्शन देखेंगे। पहले एक का 3 जहां आपको मिले वहां चलेंगे। एक का 3 यहां मिल रहा है हमें। ठीक है। फिर होगा उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, इसका साल जाना चाहिए। साल कहाँ है, इसी में भी है। ठीक है। फिर तीसरा कटीली झाड़ियाँ, 2 नंबर बबूल एकदम सही है। और फोर्थ कह रहा है मैग्रोव वन, 1 नंबर सुंदरी सही है। तो ओवरऑल पूरा मिलाकर के ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन महोगनी, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन साल। ठीक है। कटीली झाड़ियाँ बबूल। चलिए आगे मैं बढ़ूँ। क्वेश्चन नंबर 61 हो गया है। 62 क्या कह रहा है यहाँ पर। 62 कह रहा है मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित हैं। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री, याद रखिएगा ये भारत का ही शोध संस्थान है। ठीक है। चलिए कहाँ पर है ये, अंटार्कटिका में होगा। ठीक है। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ अंटार्कटिका अंटार्कटिका एक्चुअली होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है यहाँ पर महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दिए गए 2 कथन ए और बी सी दिया गया है। ए बी और सी नहीं, ए बी दिया गया है, उस पर हमें विचार करना है, उसके सही कथन पर हमें टिक करना है, मार्क करना है। ठीक है। पहला कह रहा है कोश मतलब गर्म जो होते हैं महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा से के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। दूसरा कह रहा है यहाँ पर शीत मतलब ठंडी महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों को जल ले जाती हैं।
अब कौन सही है इसमें, दो वाक्य में, दो कथन में, वो पहले हम चेक कर लेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर बोला जा रहा है कोष्ण महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। जी सही है, पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है यहाँ पर पहला सही क्या होगा, दूसरा गलत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा में हमें मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है ऋतु प्रवास से अभिप्राय है। ऋतु प्रवास किसे बोला जाता है, इससे सवाल पूछा गया है। तो क्या होता है ये ऋतु प्रवास? पहला कह रहा है यहाँ पर फसल कटाई की अवधि के दौरान श्रम शक्ति का नगर से गांव की ओर प्रवास। दूसरा कह रहा है लोगों की अपनी जीविका के लिए ऋतुवत गतिशीलता। तीसरा कह रहा है नई चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता। और फोर्थ कह रहा है यहाँ पर वन्य प्राणियों की ऋतुवत गतिशीलता। इसका आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन फंसाने वाला है। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जब ऋतु प्रवास क्या होता है कि ऋतु समय समय पर अलग 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 मौसम में फसल होते हैं, खेती बाड़ी होती है, कहीं पानी सूखने लगते हैं, कहीं पानी रहती है गर्म के समय में। तो लोग क्या करते थे पहले के समय में, लोग मौसम के आधार पर, आज भी बहुत कोई करते हैं, मौसम के आधार पर जगह बदलते रहते हैं वो लोग, ठीक है। प्लस क्या होता है अपने चारागाहों के लिए भी वो ये चीज़ करते हैं, क्योंकि खुद का जीवन और अपने साथ जो पालतू जानवर रखते हैं उनका भी जीवन होता है। तो इसलिए वो ऑप्शन नंबर 3 सही जा रहा है। नहीं चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ, पशुधन मतलब समझ रहे ना, अपने उनके साथ जो जानवर होते हैं वही उनका पूंजी संपत्ति होता है, ठीक है। तो उन्हीं के ऋतुवत वो घूमते रहते हैं जगह जगह पर। हो गया, क्लियर है। आगे चलते हैं। यहाँ भी मैच द फॉलोइंग है, याद रखिएगा, ध्यान से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या रहा है पहला यहाँ पर कह रहा है शैलों के प्रकार हमें दिया गया है। दूसरा कह रहा है इधर उदाहरण है, ठीक है। तो पहला कह रहा है अंतर्वेदी अग्नेय शैल है, ठीक है। दूसरा कह रहा है यहाँ पर बहिर्वेदी अग्नि शैल है। तीसरा कह रहा है अपशादी शैल है। चौथा कह रहा है कायांतरित शैल है। जल्दी से बताइए अब इसके उदाहरण कौन होंगे? चूना पत्थर होंगे, अरे हाँ भाई आ रहा हूं मैं, एक सेकेंड मुझे दे दो आप। हाँ जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 65 का देखिए, अंतर्वेदी अग्नेय शैल जो होता है वो एक ग्रेनाइट का एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ठीक है। तो एक का 4 जहां मिलेगा हम पहले उसे पकड़ेंगे। तो एक का 3 यहाँ मिल गया, कैंसिल करेंगे। एक का 4 हम मुझे यहाँ मिला है, फिर यहाँ एक का 1 है, कैंसिल है। एक का 2 मतलब ऑप्शन नंबर 2। क्या बात है, ऑप्शन नंबर 2 सभी जाते हैं, है ना। आज बहुत सारे ऑप्शन नंबर 2 आंसर है। बहिर्वेदी का क्या जाएगा? बेसाल्ट जाएगा, ये भी। तो पूरा पूरी मुझे मिल गया ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। एक का 4, दो का 3, तीन तीन का 2 और एक का 4 पूरा ऑपोजिट है। तो इसलिए याद रखिएगा कभी कभी ऐसे सीधा सीधा पलट के भी सवाल दे दिया जाता है, तो वहां पर जाकर गड़बड़ मत करिएगा कि क्या होगा कैसे होगा, क्लियर है ना। सोच समझ के हमें काम करना है। आगे कहता है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चिनूक स्थानीय पवन चलती है। अब चिनूक के बारे में पूछा गया है, याद रखिएगा ये भी इंडिया से संबंधित नहीं है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन है यहाँ पर, पहला कह रहा है पंपास, दूसरा कह रहा है बेल्ट, तीसरा कह रहा है पेरियर, चौथा कह रहा है सवाना। मैं यहाँ मार्क नहीं कर रहा हूँ ना, चलो जल्दी से, पंपास होगा, वेल्ड होगा, पेरियर होगा या सवाना होगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा। चिनुक स्थानीय पवने हैं, कहाँ चलती है? देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 में प्रेयरी होगा, ठीक है। याद रखिए प्रेयरी आपसे एक लिस्ट में पूछ लेगा, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय वन है ना, उसके उदाहरण से संबंधित मैच द फॉल। अच्छा मैंने करवाए अभी, जस्ट करवाया 2-4 क्वेश्चन पहले ही, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है यहाँ पर, कहता है वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करते हैं। अब रेडियो प्रसारण के लिए जो हमारा एटमॉस्फेयर के लेयर है वो कौन सा हमारे लिए मददगार है। ऑप्शन आपके पास, पहला कह रहा है वह मंडल, दूसरा कह रहा है समताप मंडल, तीसरा कह रहा है क्षोभ मंडल, फोर्थ कह रहा है मध्य मंडल। जल्दी से बताइए क्या होगा। एक काम करेगा, इसका लिस्ट आप याद कर लीजिएगा, जो 5 लेयर हमारे कौन कौन से लेयर में होते हैं। याद रखिए समताप मंडल में, देखिए आपसे लेयर नहीं पूछेगा, उसके अंदर जाकर पूछता ओजोन लेयर किस में पाए जाते हैं, हवाई जहाज किस में उड़ाया जाता है, तो हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं, क्लियर है। मध्य मंडल होता है बीच वाले, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब ओजोन लेयर कहाँ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर है हमारा
परत जो होता है ना हमारा एटमॉस्फेयर 5 है, ठीक है। पांचों के अंतर्गत में सबसे बाहरी मंडल में होता है, यहाँ पर से रेडियो प्रसारण होता है हमारा, ठीक है। क्लियर है, ऐसे रिटर्न हमारा करते हैं, ठीक है। आगे मैं बढ़ूँ, चलिए इसको रिमेंबर कर लीजिएगा जो भी इससे संबंधित होगा। सुनहरी जरी क्या है, ये भी बहुत पेचीदा सवाल है। मैंने गूगल किया था शुरुआत में तो मुझे मिला नहीं था, बाद में मुझे मिला। सुनहरी जरी क्या है, एक तरह का जूट है, एक तरह का सिल्क है, एक तरह का सूती वस्त्र है, और नायलॉन है, फोर्थ में नायलॉन। जल्दी से बताइए क्या होगा। देखिए एक तरह का ये नायलॉन है, मैं क्या बोलते हैं उसे, वो एक कपड़े बुनने में काम आते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ इसका और भी तरीके से प्रयोग किया जाता है वस्त्रों को बनाने में, कुछ डिजाइन बनाने में। क्लियर है। तो सुनहरी जरी एक तरीके का क्या है, नायलॉन है, ठीक है। बहुत जगह आपको जूट मिल जाएगा, मैंने बुक में देखा है, बट वो सही नहीं है। आगे मैं बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है उसे बताना है, ठीक है। इधर इंग्लिश में कट रहा होगा तो कोई बात नहीं। कह रहा है जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय क्या है। पहला कह रहा है भूपृष्ठ पर लोगों के फैलने का स्वरूप। दूसरा कह रहा है पृथ्वी के पृष्ठ की एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। तीसरा कह रहा है किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या। और फोर्थ कह रहा है एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या। जल्दी से बताइए घनत्व किसे कहते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, वीडियो पॉज करके आंसर देने का कोशिश करिएगा और देखिएगा आउट ऑफ 20 में आपके कितने सही जा रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात है निश्चित अवधि है, फोर्थ तो नहीं होगा, कैंसिल करेंगे हम, ठीक है। और भूपृष्ठ पर लोगों के फैलने का स्वरूप ये भी नहीं होगा। दिमाग से स्क्वायर किलोमीटर का कोई एरिया है, ठीक है, वहां पर कितने लोग रह रहे हैं हम लोग वहां से निकालते हैं जनसंख्या, ठीक है। तो एक इकाई क्षेत्र यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही जाएगा। पृथ्वी के एक इकाई क्षेत्र मतलब एक पार्टिकुलर क्षेत्र पर रहने वाले लोगों की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। क्लियर है। आज का आखिरी सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर कहता है क्वेश्चन नंबर 70, पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। मैं दिन भर में बहुत बोलता हूँ, लगता है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे नाम ही होगा। आगे चलता हूँ मैं। ऑप्शन कह रहे हैं यहाँ पर कुपकी खनन, दूसरा कह रहा है विवृत खनन, तीसरा कह रहा है अखनन, और चौथा कह रहा है कूपक ड्रिलिंग। चलो भाई इंग्लिश ठीक है, ड्रिलिंग इसे कहेंगे। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। जो याद रखिएगा पूछा रहा है खनिज के बाहरी निकट में, सतह के निकट वाले, ठीक है। मान लीजिए 3-4 लेयर हुआ तो सबसे सतह के निकट वाले जो होगा उसे जो कोड़ के हम लोग निकालते हैं, खोद कर निकालते हैं, उसे क्या कहते हैं, विधि को कुपकी कहते हैं, विवृत कहते हैं, अखनन या कूपन कहते हैं। देखिए इसका आंसर होगा अखनन होता है, ठीक है। क्वेरेलिंग से हम लोग कहते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। आज इतना ही मैं रखता हूँ। 20-20 क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, अगला 20 क्वेश्चन कल मैं लेकर आऊँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके इसे बेल आइकन जरूर दबाइएगा। कोई बात नहीं, कभी कभी सुबह सुबह उठता हूँ तुरंत लेक्चर लेने लगता हूँ तो एक कंसंट्रेशन थोड़ा बनाना, सडनली बनाना मुश्किल हो जाता है ना, तो ऐसा कोई बात नहीं, होता रहता है। चलिए फिर मिलता हूँ मैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिएगा, छोटों को प्यार देते रहिएगा, और खूब सारा मेहनत करिए। महज एक सप्ताह बचा हुआ है, ठीक है। चलिए फिर मिलता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।